नमस्कार, जय हिंद आप लोगों का। आज की वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑफ वर्ल्ड। अब यह टॉपिक काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी टॉपिक्स है, समझने लायक टॉपिक्स है, तो ध्यान दीजिएगा। इकोनॉमिक डिप्रेशन छोड़ो, इकोनॉमिक को आप हटाओ, आप डिप्रेशन पे आओ। डिप्रेशन तो सब जानते होंगे क्या होता है। जब आप इतना अच्छा पढ़ाई करते हैं, पूरे मन से तैयारी करते हैं और जाके एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं तो डिप्रेशन में आप आ जाते हैं। जब आपको कोई धोखा दे देती है तब आप डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो डिप्रेशन एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ से आपको ऐसा फील होने लगता है कि अब बस कुछ नहीं यार, सब कुछ बर्बाद हो गया, ख़त्म, अब क्या करूँ, इतना मेहनत करा था, सब का सब मेहनत पानी में चला गया। तो डिप्रेशन वैसा सिचुएशन है एकदम सबसे घटिया वाला सिचुएशन होता है डिप्रेशन। ठीक है, टेंशन थोड़ा कम सिचुएशन ख़राब करता है, लेकिन डिप्रेशन सबसे घटिया सिचुएशन आता है। तो इकोनॉमिक डिप्रेशन, नाम से आप समझ रहे होंगे, इकोनॉमी में डिप्रेशन आया होगा, कहाँ, वर्ल्ड में। तो यह जो इकोनॉमिक डिप्रेशन था जनरली अमेरिका में आया था 1929 के आसपास। ठीक है, 1929 के आसपास अमेरिका में एक ऐसा इकोनॉमिक फाइनेंशियल डिप्रेशन आया कि अमेरिका को पूरा बर्बाद कर दिया। चलिए आज इसको समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए, डिप्रेशन का मतलब ये नहीं समझ लीजिएगा कि आपको बहुत दुख है, किसी इंसान बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, तो ऐसा नहीं समझना है। आपको यहाँ पर डिप्रेशन इकोनॉमी के फील्ड में समझना है। इकोनॉमी में किस तरह का डिप्रेशन आता है। इन इकोनॉमिक टर्म्स, इकोनॉमिक लैंग्वेज में, डिक्लाइन इन ट्रेड एंड जनरल प्रॉस्पेरिटी इज कॉल्ड एज डिप्रेशन। जो इकोनॉमिक्स है, फाइनेंशियल है, स्टॉक मार्केट्स है, उसमें अगर डिक्लाइन आता है, उसकी गिरावट होती है और इकोनॉमी आपका पूरी तरह से क्रैश हो जाए, उसी को इकोनॉमिक डिप्रेशन कहते हैं। आई होप समझ गए होंगे इसका मीनिंग। कुछ लालची लोग की वजह से यह जो डिप्रेशन था ना अमेरिका में हुआ था। तो अमेरिका में कुछ लालची लोग की वजह से, कुछ मतलबी लोग की वजह से अमेरिका में एक ऐसा डिप्रेशन आता है कि अमेरिका को बहुत ही ज़्यादा घाटा होता है। कुछ लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए, अपने लालच के लिए अमेरिका के ईमान को ही बेच डाला। अमेरिका के जो इकोनॉमी थी उसको डुबा डाला। ठीक है, कुछ लोग थे जो, अब कुछ लोग कौन कौन थे आपको सब समझ में आएगा धीरे धीरे। हाँ, आप लोग देख लीजिए, 1929 से लेकर 1934 तक चलता है। ठीक है, तो यह एक ऐसा डिप्रेशन है, ना सिर्फ इसने अमेरिका को क्षति पहुंचाई, अमेरिका को घाटा पहुंचाया, इसका जो असर था पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में देखा गया। तो हम लोग इसको इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑफ वर्ल्ड कहते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा तो संकट आया आपके अमेरिका पे, सबसे ज़्यादा क्रैश हुआ अमेरिका में, इकोनॉमी सबसे ज़्यादा ख़राब हुआ अमेरिका में, लेकिन कुछ इंग्लैंड को भी घाटा हुआ इससे, कुछ अदर कंट्रीज़ को भी घाटा हुआ। तो इसी कारण हम इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन कह भी सकते हैं। ठीक है, अन्यथा आप लोग ऐसे भी बोल सकते हैं इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑफ अमेरिका। आप जस्ट इमेजिन करें, इस इकोनॉमिक डिप्रेशन इतना ज़्यादा ख़राब था कि यहाँ के जो अमेरिका में जितने भी बैंक्स थी पूरी तरह से करप्ट हो गई, मतलब करप्ट नहीं, बैंक पूरी तरह से डूब गई, बैंकिंग सिस्टम चरमरा गया और स्टॉक मार्केट तो आप लोग समझते होंगे, इनका जो स्टॉक मार्केट था अमेरिका का वो भी पूरी तरह से डूब गया, चल गया, पूरा इनका क्रैश हो गया। जो लोग स्टॉक मार्केट नहीं समझते होंगे, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस है, वहाँ से देख लीजिएगा। मैं इन शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ स्टॉक मार्केट्स होता क्या है आम भाषा में। स्टॉक मार्केट वह मार्केट होता है जहाँ पे कई लोग अपने शेयर्स बनाते हैं, ठीक है, बेचते हैं, शेयर्स बेचते हैं, कई लोग शेयर्स खरीदते हैं। शेयर्स बेचने वाले, शेयर्स खरीदने वाले, दोनों को प्रॉफिट होता है और ये आपका स्टॉक एक्सचेंज होता है बीच में। यहाँ पर बहुत सारी रकम जमा होती है। ठीक है, अगर जो शेयर्स बेच रहे हैं, मान ली जाए आप ही हैं, आपके पास 10 लाख से 10 लाख को आपने 10 पार्ट्स में 1 लाख 1 लाख 1 लाख, मतलब 10 पार्ट्स में इसको डिवाइड करके 10 शेयर्स आपने यहाँ पर बेचे। ठीक है, अब ये 10 शेयर जो बेचे, तो 10 शेयर यहाँ पर है, तो कोई एक शेयर कोई लेगा, फिर दूसरा शेयर कोई और लेगा, तीसरा शेयर ऐसे लेगा। फिर जैसे ही फ़ायदा होगा इधर तो आपको भी कुछ प्रॉफिट्स होगी, शेयर्स में आपको भी कुछ प्रॉफिट्स होगी, और जो लिया है शेयर होल्डर से उसको भी कुछ प्रॉफिट्स होगी। तो ये सारे सिस्टम्स होती है। अगर आप बिजनेस करने जा रहे हैं तो आपको पैसे की ज़रूरत होती है कि नहीं।
अब आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, बिजनेस करने जा रहे हैं तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप किसी से कर्जा ले लें, ठीक है, आप किसी से कर्जा ले लें, या तो आप फिर स्टॉक्स का सहारा लें, स्टॉक्स मार्केट्स का, जिसको हम लोग इक्विटी भी बोलते हैं। तो स्टॉक्स ले ले, आपके दो कारण होते हैं, दो तरीके होते हैं, आप इससे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्टॉक्स का इतना ही मतलब समझो, स्टॉक्स एक बोल सकते हैं किसी भी कंट्री का एक बेस होता है। अगर वो खराब हुआ तो कंट्री में इस तरह का इकोनॉमिक डिप्रेशन आएगा ना, आप सोच भी नहीं सकते। जब तक कोई भी कंट्री का बात कर ले, इंडिया हो जाए, इंग्लैंड हो जाए, अमेरिका हो जाए, चाइना हो जाए, सबसे बड़ा पैसा है भैया। जब तक पैसा है, जब तक आपका इकोनॉमी है, आपका देश बहुत ही बढ़िया है। जैसे ही पैसा गया, आपका देश में इस तरह का कंडीशन आएगा ना, लोग भूखमरी से मरेंगे, लोग आत्महत्या करेंगे, मतलब सुसाइड वगैरह करने स्टार्ट कर देंगे। खाने के लिए उन लोगों के पास पैसे होंगे, न रहने के लिए मकान होंगे, सारी चीज़ें तो चली गई, ठीक है ना। अब आप ही लो, आप जो वीडियो देख रहे हैं आप लोग, आपके पास, आपको मैं बोल दूं, बिना पैसे का 100 दिन रह के दिखा दो, बिना पैसे का, और आपके पास खाने के लिए जो चावल वगैरह वो भी बहुत कम हो, 10 दिन का ही बचाओ, तो आप लोग रह पाएंगे क्या? ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन तक आप जीवित रह पाएंगे, उसके बाद तो भूख से मर ही जाएंगे। तो इस तरह का इकोनॉमी होता है। किसी भी कंट्रीज़ के लिए इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये जो डिप्रेशन है लगभग 10 साल तक चलती है। ओनली 4 दिनों में, 1929 की बात कर रहा हूँ, 1929 में सिर्फ 4 दिनों में एक ऐसा डिप्रेशन आया ना, एक ऐसा क्रैश आया ना इकोनॉमिक में कि पूरी अमेरिका को चरमरा दिया, मतलब हालत ख़राब कर दिया। बहुत बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, और बहुत ही पढ़े लिखे लोग, पीएचडी किए हुए, अमेरिका में जितने भी लोग होते थे बहुत अच्छे होते थे, पढ़ाई के मामले में बहुत तेज होते थे, इवन वो लोग अनएम्प्लॉयड थे, और वो लोग भी सुसाइड करने की कगार पे आ गए थे। सुसाइड करने में ब्रोकर्स भी थे और आम लोग भी थे। ब्रोकर्स वो लोग थे जो अपना शेयर्स वगैरह बताते थे, बेचते वगैरह थे दूसरों को, ठीक है, उन लोग को ब्रोकर कहा जाता है। तो वो सारी चीज़ें, शेयर बाजार, मार्केट्स, स्टॉक मार्केट, सारा का सारा हिल गया, ख़राब हो गया। अब लोगों ने क्या किया, स्टॉक एक्सचेंज में अपना शेयर्स बेचना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है, और इधर से लोग खरीदते थे, शेयर खरीदते थे, अब दोनों को प्रॉफिट होता था, इधर भी। तो यहाँ पर शेयर एक्सचेंज रहता था, सबका पैसा यहाँ पर रहता था, सारी चीज़ें। अब यहाँ पर जिन्होंने भी शेयर बेचा था, उनके मन में एक ऐसा अफवाह फैल गया पूरे अमेरिका में कि ये जो शेयर है ना डूबने वाला है। तो यहाँ पर ऐसा अफवाह फैला दिया, तो अभी जाहिर सी बात है सबको डर बैठ जाएगा, मन में ऐसा लगेगा कि हमने जो पैसा लगाया है वो डूबने वाला है, तो इस पैसा का क्या करेंगे, डूबने से पहले इस पैसा को कैसे बचाया जाए। तो सभी लोग पैसा धड़ल्ले से निकालने लगते हैं शेयर से, मेरा पैसा वापस दो, मेरा डूब जाएगा तो फिर तू देगा, ऐसे ऐसे करके पूरा पैसे गायब कर देते हैं स्टॉक एक्सचेंज से। अब ये बेचारा खाली हो जाता है। अब खाली हो जाएगा तो इसका जो अमेरिका की इकोनॉमी है पूरा तरीके से प्रभावित होगा कि नहीं होगा। पूरा पैसा उड़ा ले जाते हैं आम लोग, जो जमा किए थे अपना पैसा तो निकालेंगे ना भाई, क्योंकि उनको तो मन में डर बैठ गया था ना कि ऐसा होने वाला है। अब देखिए भारत में ही एक एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है, 500 का नोट जब बंद हुआ तो वो अचानक से हुआ, लोगों को बताया नहीं गया, रातों रात मोदी जी आके ऐलान करते हैं कि नोट बंद हो गया। तो हम लोग के पास कोई चारा नहीं था, बंद हो गया तो सारा बर्बाद हो गया। अगर हम लोग को पता रहता कि 500 का नोट्स जो है बंद होने वाला है 1 महीना पहले से, तो हम लोग उपाय कर लेते, 500 का नोट्स इधर उधर करके अपना सारा चीज़ कहीं पे लगा देते, स्टॉक में लगा देते, या कुछ खरीद लेते उस पैसे का। अब अचानक से मोदी जाके बोलते बंद हो गया, सारा 500 का 500 नोट जो था बर्बाद हो गया, ठीक है। इस तरह से अचानक से चीज़ें होती तो ठीक होती, लेकिन बहुत सारे लोगों को मन में अफवाह फैल गया था कि स्टॉक डूबने में लगा, स्टॉक एक्सचेंज जो है डूबने वाला है, तो सभी पैसा वापस निकाल लेते हैं, और ये बहुत ही बड़ा कारण बनता है इकोनॉमिक डिप्रेशन का। पैसा ही नहीं रहने देते लोग। काफ़ी सिंपल सा फॉर्मूला है, आप लोग भी समझते होंगे। जब पैसा निकाल लेंगे लोग, क्योंकि कोई भी चीज़ चल रही है सिस्टम से चल रही है ना यार। आप जब कोई इंसान यहाँ पर पैसा जमा करता है, ठीक है, तो यहाँ पर पैसा जमा करता है, यहाँ जाता है, और ये पूरा सरकार को गवर्न कर चलाती है, सरकार को पैसा देती है, फिर ये बहुत सारे लोग इसको पैसा खरीदते हैं। अब यहाँ से आना ही बंद हो जाएगा तो यहाँ पर पहुँचेगा नहीं, ठीक है। लोग यहाँ से पैसा निकाल लिए तो खाली हो गया, और यहाँ से लोग जमा भी नहीं कर रहे थे अब,
तो ये तो पूरा खाली हो गया, तो इन लोग कहाँ से कर देंगे? तो ये सिस्टम ही खराब हो गया। ठीक है, इधर से सारा सिस्टम खराब हो जाता है पूरा। जैसे कि आप एग्रीकल्चर का बात लो जब आप फार्मर्स लोग एग्रीकल्चर ही नहीं करेंगे तो लोग कैसे उस चावल वगैरह खाएंगे? चावल तो देश में आएगा ही नहीं। एग्रीकल्चर मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। तो एक जो लिक्विडिटी मेंटेन होती है वो खराब हो जाती है, सिस्टम खराब हो जाता है। सिस्टम खराब हो जाता है तो सबसे ज़्यादा असर पड़ता है देश पे, आपके कंट्री पे। ठीक है, और ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान ये सारी चीज़ें हुई थी। फर्स्ट वर्ल्ड वार में ये जो अमेरिका था एलाइड कंट्रीज की तरफ से, तो वर्ल्ड वार वन के दौरान अमेरिका को ऐसा घमंड आ गया था कि अभी तो हमने जो सेंट्रल पावर्स थी, एलाइज पावर ने सेंट्रल पावर्स को हरा डाली है और अमेरिका बहुत ही बड़ा तिस्मार खान बन गया। अभी इतना ज़्यादा घमंडी हो चुका था अमेरिका, और अमेरिका इतना ज़्यादा घमंडी हो चुका था, उनकी सरकार इतनी ज़्यादा पागल हो गई थी कि उन्होंने उल्टा सीधा स्कीम्स लाने स्टार्ट कर दिए। और उल्टा सीधा स्कीम्स ऐसा ऐसा लाया ना कि मतलब अब क्या बोले उन लोगों को। देखिए कैसा स्कीम लाया इन्होंने, फालतू स्कीम ऐसा लाया। सबसे बड़ा फालतू स्कीम इनका बाय नाउ पे लेटर। वाई नाउ पे लेटर, साफ से आप लोग समझ में आ रहा होगा, इन नाम से ही तो पता चल रहा है। बाई नाउ, अभी खरीदो, पैसा तुम 2-3 साल बाद भी दे सकते हो। अब लोग इसका फायदा उठाएंगे। अभी इंडिया में कोई मॉल में जाए और ऐसा कर दे बाई नाउ पे लेटर, 10 साल बाद पे करना, तो आप लोग तो जाके पूरा लूटपाट मचा देंगे। ठीक है, ऐसा सिस्टम अगर इंडिया में आ जाए तो बाय नाउ पे लेटर, क्योंकि ज़रूरत अभी है तो अभी खरीद लेते हैं, 10 साल बाद देख लेंगे, पैसा रहेगा तो देंगे, नहीं रहेगा तो नहीं देंगे। तो बाय नाउ पे लेटर बहुत ही ख़राब स्कीम था, लोगों ने इसका बहुत ही जमकर फ़ायदा उठाया। और ये जो था ना, ये सरकार नहीं कर रही थी। बाय नाउ पे लेटर जो है, इन पे सरकार का रोल नहीं था। ये जो लोग ये सारी स्कीम्स जो ला रहे थे, प्राइवेट लोग ला रहे थे। वह अमेरिका में जितनी भी प्राइवेट कंपनियां थी, जितने भी प्राइवेट लोग थे, ये सारे स्कीम्स लाया करते थे। और सरकार जो थी, बोले तो बकलोल सरकार थी एकदम। सरकार को इन लोगों पे, प्राइवेट लोगों पे, प्राइवेट कंपनीज पे इतना ज़्यादा भरोसा था, इतना ज़्यादा भरोसा था। जो ये सब काम कर रहे हैं बाय नाउ पे लेटर, उनको लगता था सरकार को अच्छा ही कर रहे होंगे, बहुत बढ़िया है, बहुत विश्वास था। अंधविश्वासी थे सरकार। मतलब चेक करना चाहिए ना कि हमारे देश में ये बाय नाउ पे लेटर कर रहे हैं तो क्या इससे इम्पैक्ट पड़ेगा देश को, क्या ये स्कीम है। कुछ सरकार को मतलब नहीं था, पूरा दम ट्रस्ट जो था, अंधा ट्रस्ट था। ठीक है, प्राइवेट लोगों ने बाय नाउ पे लेटर तो किया ही, इन्होंने एक चीज़ और करी। उस समय अमेरिका में एक लिबर्टी बॉन्ड इशू होती थी। लिबर्टी बॉन्ड इशू होती थी तो लोग उसमें जब पैसा जमा करते थे, लोग एक पैसा जमा करते थे लिबर्टी बॉन्ड में, तो वहाँ पे पैसा जो जमा लिबर्टी बॉन्ड में हुआ है वो डायरेक्ट जाता था आपके आर्मीज़ में, आपके वार में जो लड़ाइयाँ होती हैं वहाँ पे जाके यूज़ होता था। ठीक है, तो ये तो ठीक था, ये सरकारी था पूरी तरीके से। लिबर्टी बॉन्ड जो इशू होती थी, ठीक है, वो उसमें पैसा रहते थे, ये डायरेक्ट जाते थे वार में, लड़ाई वगैरह जो होता था, ठीक है, सैनिक वगैरह में यूज़ होते थे। तो ये सरकारी थी पूरी तरीके से। लेकिन एक प्राइवेट लोगों ने क्या करा, इसका दिखाहिश की, लिबर्टी बॉन्ड का दिखाहिश की। उन्होंने एक प्राइवेट बॉन्ड पूरे देश में लाना चाहा। प्राइवेट लोगों ने प्राइवेट बॉन्ड देश में लाना चाहा और प्राइवेट बॉन्ड में पैसा वगैरह आने लगे। और ये जो सोच था प्राइवेट बॉन्ड देश में लाएंगे तो यहाँ पर पैसे आएंगे, सारी चीज़ें, तो काफ़ी लोगों ने इस प्राइवेट बॉन्ड में शेयर्स बेचे, क्योंकि लोग भी पूरे अंधविश्वासी थे। प्राइवेट लोगों पे अंधविश्वास तरीके से विश्वास कर लिए और इसमें पैसे अपने लगाने लगे, शेयर्स बेचने लगे। तो यहाँ पर प्राइवेट बॉन्ड्स जो था आगे चल के मात्र 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था इन लोगों का जो पैसा जो लगाए थे प्राइवेट बॉन्ड में, उन लोगों को होश ठिकाने आ जाता है, पूरा स्टॉक क्रैश हो जाता है, प्राइवेट बॉन्ड क्रैश हो जाता है। और ये जो प्राइवेट बॉन्ड इशू की गई थी, देखा है स्कीम में, लिबर्टी बॉन्ड के देखा है स्कीम में सक्सेस नहीं होता है, सभी का पैसा डूब जाता है। तो ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताई, ये बैकग्राउंड रहा इन लोगों का। हालांकि आपके बुक में देखेंगे तो 5 लाइन से ज़्यादा नहीं है इसके बारे में, मैंने बैकग्राउंड बताया। अभी चलते हैं इनके मेन काउजेस, कारण क्या थे। तो पहला कारण तो यही था, स्टॉक एक्सचेंज जो था बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ा गया। ठीक है, बैंक वगैरह पूरी तरह से करप्ट हो गई
पूरी तरह से तहस नहस हो गई, सिस्टम भी पूरा ख़राब कर दिया इन्होंने। बैंक में पैसे नहीं आने लगे, लोग के पैसे ऊपर से निकालने लगे, स्टॉक से भी पैसे निकालने लगे। ये सारी चीज़ें कारण होती है। कारण एक बार पहला कारण आप लोग मान सकते हैं। देखिए, पहला कारण, सबसे बड़ा कारण था कि यहाँ पे जो था अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ था। वेल्थ मतलब होता है आपका जो धन होता है, तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का मतलब आप समझ सकते हैं। किसी लोगों के पास इतना ज़्यादा पैसा है, मतलब मुकेश अंबानी के पास इतना ज़्यादा ना पैसा है और एक गरीब के पास इतना कम पैसा है, तो वही होता है। कुछ कुछ ही लोगों के पास दुनिया का सारा पैसा है, बाकी सारे 90% लोग तो गरीब हैं भाई। तो वही बोलते हैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अभी इक्वली लोगों में पैसा रहेगा तो देश में सभी लोग खुशहाल रहेंगे, लेकिन किसी के पास इतना ज़्यादा है, किसी के पास कुछ नहीं। इसी को बोलते हैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। तो ये जिसके पास ज़्यादा पैसा होती है वो क्या जानेंगे गरीबों का दुख, क्या जानेंगे जनता किस क्राइसिस से गुजर रही है, अनएम्प्लॉयमेंट से गुजर रही है, भुखमरी से मर रही है। मुकेश अंबानी को इस सबसे कुछ मतलब होता है क्या? नहीं होता है ना। सेम अमेरिका में भी उस समय पे बहुत बड़े बड़े लोग थे जिनके पास बिलियनों में पैसा थी, जो गरीब थे, जो मर रहे थे भुखमरी से, अनएम्प्लॉयमेंट में सेक्टर में जा चुके थे, उन लोगों को कोई देखने वाला नहीं था। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी या वेल्थ पहला कारण हो सकता, पहला कारण है। दूसरा कारण माना जाता है ओवर प्रोडक्शन को। ओवर प्रोडक्शन आप समझ ही पा रहे होंगे, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शन। तो एक कहावत है, हमारे सर कहा करते थे, पढ़ो उतना ही जितना पचा सको। ठीक है, बिहार से हूँ तो ऐसा बोलते थे मेरे सर, पढ़ो उतना ही जितना पचा सको। अब कोई कोई लड़का को देखते होंगे, अब बोलता है आज पूरा एनसीईआरटी क्लास 6 का या फिर यूपीएससी का जो तैयारी करने जाता है, एक दिन में पूरा एनसीईआरटी ही ख़त्म कर लेंगे। कोई कोई ऐसा भी महान होता है, क्लास 6 से लेकर 10 तक का सारा एनसीईआरटी ख़त्म कर देंगे। ख़त्म तो कर लोगे तुम, रीडिंग तो मार लोगे भाई, मार लोगे, नो डाउट, कोई बड़ी बात नहीं है रीडिंग मारना, लेकिन दिमाग में कितना घुसा तुम्हारा? रीडिंग मारने से थोड़ी होता है, चीज़ों को समझने से होता है। वही बोला जाता है, पढ़ो उतना ही जितना पचा सको, जितना दिमाग में डाइजेस्ट हो सके, दिमाग समझ सके। ऊपर ऊपर जाएगा आप ज़्यादा पढ़ोगे तो। वही वाली बात हुई ओवर प्रोडक्शन। वहाँ पे अमेरिका में क्या होने लगा ना, एग्रीकल्चर के फील्ड में, इंडस्ट्री के फील्ड में एक ऐसा क्राइसिस आया, एक ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, ओवर प्रोडक्शन होने लगा, मतलब एक्सेस हो गया था। और लोग जो थे, लोगों के पास गरीब थे और लोगों के पास जो धन था बहुत कम था, और लोग खरीद बहुत कम रहे थे। तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगी एग्रीकल्चर की फील्ड में। एग्रीकल्चर जब बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, फिर इंडस्ट्री वगैरह में बहुत ज़्यादा सामान बनेंगे, रॉ मटेरियल जाके फैक्ट्रीज वगैरह में ही तो बनते हैं। फिर बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होगी तो फिर खरीदने वाले भी लोग तो चाहिए। तो ये दूसरा कारण है। थर्ड है आपका इंटरनल करप्शन। वहाँ की सरकार जो थी करप्ट थी, नो डाउट, और करप्शन भी एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है, घूसखोर सरकार। तो ये तीसरा कारण है। चौथा कारण बोल सकते हैं, चौथा कारण जो मैंने आपको डिटेल में समझाया, स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है। पांचवा कारण माना जाता है मॉनेटरी पॉलिसी। ये भी मैंने आपको समझा दिया। मॉनेटरी पॉलिसी वही पॉलिसी है जो बाय नाउ पे लेटर वाला पॉलिसी है। और पांचवा हाई टैरिफिक। ठीक है, हाई टैरिफिक मतलब कहने का मतलब है इंपोर्ट ड्यूटीज़ पे बहुत ही ज़्यादा मतलब होने लग गए, इंपोर्ट ड्यूटीज़ बहुत ज़्यादा होने लग गए। तो ये भी एक कारण है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो आप समझते होंगे। तो ये कुछ मेन कॉजेस हैं, वही सारी चीज़ें लिखी गई है। इतना से इतना तक चलता है, वर्ल्ड वाइड ये चलता है, वर्ल्ड वाइड इफेक्ट होता है। और वॉल स्ट्रीट क्रैश। वॉल स्ट्रीट क्या है? जो मैं बार बार आपको स्टॉक एक्सचेंज बोल रहा था, वही है वॉल स्ट्रीट। यहीं पे लोग अपना पैसा डालते थे और यहीं से लोग शेयर्स खरीदते थे, शेयर्स बेचते थे, शेयर्स खरीदते थे। कहाँ पे? वॉल स्ट्रीट में। ठीक है, यही वही है। तो वॉल स्ट्रीट जो था पूरी तरीके से वहाँ का जो था यूएसए का वॉल स्ट्रीट क्रैश हो जाता है। ओके, कब? 1929 में। और 1929 में ये ट्यूसडे को होता है। तो एक घटना है, उनको नाम दे दिया गया ब्लैक ट्यूसडे। ब्लैक ट्यूसडे को ये जाके पूरी तरह से क्रैश हो जाता है, तो उस ट्यूसडे को ब्लैक ट्यूसडे कहते हैं। कैसे? 14 फरवरी को हमारे पुलवामा में जो शहीद हुए थे सैनिक, हम लोग ब्लैक डे के रूप में मनाते हैं ना। बहुत सारे लड़के वैलेंटाइन मनाते हैं, लेकिन हम लोग ब्लैक डे के रूप में मनाते हैं।
तो सेम उस तरीके से ट्यूसडे में हुआ था, तो ब्लैक ट्यूसडे हम लोग पढ़ते हैं इसको। उस समय के जो वहाँ के जो शासक थे, प्रेसिडेंट थे, रिपब्लिक प्रेसिडेंट हुवर्स थे। हुवर्स इतने महान थे, जब भी ये रोड पे चलते थे लोग इनको अंडा फेंक के मारते थे। सोच लीजिए कितना महान होंगे इतना महान थे ये। तो हुवर्स उस समय के प्रेसिडेंट थे और ये रिपब्लिक थे, ठीक है। तो करप्शन के मामले में ये भी साथ होंगे, सरकार के तो सबसे बड़े हेड यही हैं। तो फिर क्या होता है, ये सारी चीज़ें होती है, ये फेल हो जाते हैं, इसे अपना जितना भी एफर्ट लगाना होता है ये लगाते हैं। और ये जो क्राइसिस होने वाली थी, ये जो डिप्रेशन होने वाला था, उसको ये बचा नहीं सकते हैं। 14 मिलियन पीपल वेयर आउट ऑफ देयर वर्क, मतलब 14 मिलियन से ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयमेंट के सेक्टर में आ जाते हैं, अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं इस क्राइसिस के कारण सिर्फ। ओके, और ये जो है ये सक्षम नहीं होते, ये जो क्राइसिस है ये हैंडल नहीं कर पाते, इनका सारा का सारा एफर्ट फेल हो जाता है। और ये क्राइसिस जो हो रही थी बहुत लंबे समय तक चलती है, 10 साल से ज़्यादा तक चलती है। ओके, उसके बाद देखिए, आप देखिए जनता तो बकलोल नहीं है, जनता फिर क्या करती है, ये जो हुवर्स था बकलोलवा, इसकी वजह से ही ये क्राइसिस आया था। वन ऑफ द रीज़न ये भी है, सारे रीजन्स में एक रीज़न इनका भी है। तो फिर इलेक्शन होता है तो कोई इनको वोट देगा क्या? अब इतना खराब स्थिति इनके राज्य में आया तो इनको कोई वोट नहीं देगा, जाहिर सी बात है। नया आते हैं तो इनके जो सक्सेसर आते हैं आगे जो है रोजवेल्ट आते हैं, ठीक है, फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट। और ये जो रोजवेल्ट होते हैं वो डेमोक्रेटिक होते हैं। क्या होते हैं? डेमोक्रेटिक। अब ये रिपब्लिक नहीं है, ये डेमोक्रेटिक होते हैं। और ये फिर देखिए लिखा हुआ है द न्यू डेमोक्रेट प्रेसिडेंट है, और इनकी नीतियाँ इनसे काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। इन्होंने एक न्यू डील नामक नया पॉलिसी लाया, जिससे ये चाह रहे थे कि न्यू डील से मेरा जो क्राइसिस है वो थोड़ा सा अपना स्टेबल हो जाए। इसलिए इन्होंने एक पॉलिसी लाया, न्यू डील पॉलिसी, और उम्मीद कर रहे थे कि जो क्राइसिस हो रहा है उससे हम लोग को रिकवरी मिल जाए। और ये वर्ल्ड वाइड इफेक्टेड होता है, ये मैंने आपको समझा दिया, समझाने की ज़रूरत नहीं है सारी लाइनों को। अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह जो हुई सारी चीज़ें बता दिया मैंने। सबसे ज़्यादा फिर उस समय वर्ल्ड वाइड ये कैसे इफेक्ट करता है, यूके जो था, यूके अपना शेयर्स जो था वॉल स्ट्रीट में लगाया हुआ था, स्टॉक एक्सचेंज में लगाया हुआ था। ये वॉल स्ट्रीट जो है स्टॉक एक्सचेंज, इसमें अपना यूके पैसा लगाया हुआ था। यूके का पैसा इस वॉल स्ट्रीट स्टॉक एक्सचेंज में था। अब ये क्राइसिस हुआ था, इसका पैसा बेचारा का डूब गया, तो ये इफेक्टेड हुआ। और बहुत सारी कंट्रीज थी जिनका पैसा यहाँ अमेरिका में लगा हुआ था, तो उनका भी पैसा डूब जाता है, ठीक है, क्राइसिस आने के बाद। तो ये एक मेन कारण है। हाँ, ये कारण था। अभी परिणाम आप जानते हैं, इस क्राइसिस का रिजल्ट क्या निकलेगा। बहुत सारे लोग भूखमरी से मरेंगे, बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा इफेक्ट बनेगा। ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। आई होप यहाँ पर ख़त्म हो गया। जाते जाते मैं बता देता हूँ इस क्राइसिस, इस डिप्रेशन से क्या क्या इफेक्ट पड़ा, ठीक है। सबसे पहला जो इफेक्ट पड़ा, अमेरिकन के जो लोग थे, आम जनता थी, बैंक से अपना पैसा जो थी वापस निकालने लगी। जितना भी उन्होंने जमा किया था, तो बैंक पूरी तरीके से तहस नहस हो गया, करप्ट हो, ख़त्म हो गया, ठीक है। उसके बाद जो लोग शेयर्स लगाए थे वो भी शेयर्स अपना निकालने लग जाते हैं, ठीक है। और अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा मेजर कारण बनता है। 25% लोग जो थे अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, मतलब 14 मिलियन लोग अनएम्प्लॉयमेंट के सेक्टर में आ जाते हैं। पहले एम्प्लॉयड थे, लेकिन अभी इस क्राइसिस के बाद वो लोग बेरोजगार हो जाते हैं। और यहाँ का जो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट है, यहाँ तो जिसको जीएनपी बोलते हैं शॉर्ट में, जीएनपी जो था ना वो भी बहुत ही ड्रास्टिकली फॉल डाउन होता है। इनका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत ही ख़राब हो जाता है। पैसा ही नहीं रहेगा तो इंडस्ट्री कहाँ से चलाओगे भाई। और इनका इंटायर इकोनॉमी, पूरा का पूरा इकोनॉमी चरमरा जाता है। बिना पैसे का कोई देश भी नहीं चल सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोग समझ गए होंगे क्या है। इनका नाम याद रखिएगा, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। 1932 में इलेक्शन होता है तो ये आते हैं और न्यू डील लाते हैं, और फिर बाकी चल के ये सारा चीज़ सुधर जाता है, फिर से वापस से अमेरिका पावरफुल हो जाता है, ठीक है। और ब्लैक ट्यूसडे याद रखिएगा, 1929 में यह होता है। ब्लैक ट्यूसडे में ही सारा चीज़ डिप्रेशन पीक पे आ जाता है। उसके बाद हम लोग अगले वीडियोज़ में समझेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फैसिज्म इन इटली, नाजिज्म इन जर्मनी एंड मिलिट्रिज्म इन जापान।
ओके, आइए मेरा प्रीवियस वीडियो तो ये भी देख लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।